नाजरीन आदाब, INN चैनल में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, इस वक्त आलमी सतह पर कोरोना वायरस का साया ऐसा है, उसके खौफ से कई अमवात वाक़ हो गए हैं। कोरोना वायरस क्या है, उसकी हकीकत क्या है और उस पर किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, आइए हम इस सिलसिले में बात करते हैं। हमारे मुल्क की मशहूर मुमताज़ शख्सियत प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद साहब, जो ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ हेल्थ एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्रेटरी हैं। ये नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है, इसके तकरीबन 300 से ज़्यादा कॉरपोरेट बड़े हॉस्पिटल मेंबर हैं, उसके सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा प्रोफेसर मसूद अहमद साहब दिल्ली मुल्क का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स और हैदराबाद में निम्स निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रोफेसर हैं। वहाँ से उन वाबस्ता है और मुसलसल वहाँ लेक्चर देते हैं, वहाँ पर तलबा की तरबियत करते हैं। तो आइए हम मसूद अहमद साहब से इस सिलसिले में बात करते हैं। मसूद साहब, आपका INN चैनल के इस प्रोग्राम में खैर मकदम है आपका। मसूद साहब, मैं सबसे पहले अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले ये जानना चाहूँगा, ये AHHI ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट है क्या, इसकी एक्टिविटीज़ क्या है? ये आज से तकरीबन 20 साल पहले निम्स जो है, निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और एम्स न्यू दिल्ली में MD में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का एक कोर्स होता है। तो ये जो लोग हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन MD में करते हैं, ये आगे जाके डायरेक्टर, हॉस्पिटल के डायरेक्टर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं। तो ये एसोसिएशन 20 साल पहले स्टार्ट हुई थी। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स, डायरेक्टर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट की तकरीबन 300 मेंबर्स है पूरे हिंदुस्तान के, और मैं भी उसका मेंबर था और कई साल से मैं मैनेजिंग कमेटी मेंबर था। तो लास्ट ईयर मैं ट्रेज़रर था, नेशनल ट्रेज़रर, और इस साल मैं नेशनल सेक्रेटरी हूँ। तो इसका काम ये है कि जितने भी हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं, जो भी हमारे मेंबर इंस्टीट्यूशंस है जहाँ हमारे मेंबर काम कर रहे हैं, वहाँ पर हम हेल्थ और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को प्रमोट करते हैं कि हेल्थ के अंदर होता ये कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर क्या है, क्या प्रिकॉशंस होना चाहिए, अमराज से दूर रहना है तो, और हॉस्पिटल्स को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, उससे हम क्या है अच्छी से अच्छी सर्विस हम पेशेंट्स को दे सकें। तो ये नेशनल एसोसिएशन है और स्टार्ट तो हैदराबाद में हुई, मगर इसके पूरे मेंबर हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी जा चुके हैं। और इसके अलावा बहैसियत प्रोफेसर ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट, जैसे आपने ज़िक्र किया है कि मैं पिछले 10-12 साल से एज ए विजिटिंग प्रोफेसर ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली में वही MD हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स को पढ़ाता हूँ। एक कुछ मेरे सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर, और निम्स में भी कुछ मेरे लेक्चर्स हैं। उसके अलावा नारायणा मेडिकल कॉलेज और दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में क्लास होते हैं। तो जो मेरा जो एरिया है वो हेल्थ केयर मैनेजमेंट है। हेल्थ को किस तरीके से मेंटेन करें, और हेल्थ में 2 चीज़ें होते हैं, क्यूरेटिव होते हैं, जैसे कि आप बीमार हो गए, इलाज कराने आए, और दूसरा होते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। तो बीमार नहीं होना तो क्या करना चाहिए उसके ऊपर। मैं समझता हूँ कि आजकल जो माहौल है कोरोना वायरस का, पूरी दुनिया में जो वबा फैल रही है, एपिडेमिक फैल रही है, तो इसके अंदर क्यूरेटिव हेल्थ केयर, मर्ज़ को कैसा कम करना चाहिए, और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, ये अमराज से दूर कैसा रहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये दुनिया के सब में बड़े इश्यूज़ है जो हर कोई इसके ऊपर काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, WHO और जो भी NGOs है, पूरों की यही कोशिश है कि ये जो कोरोना वायरस है इससे कैसे हम दूर रह सकेंगे, और बदकिस्मती से जो लोग इन्फेक्ट हुए हैं तो उनका इलाज कैसा होगा। ये इशू चल रहे हैं, और हमारी जो तंजीम है AHHA AHA, तो इसके भी ऑब्जेक्टिव वही है कि हम इसमें मदद करना चाहिए। मसूद साहब, ये तो आपका तारुफ होगा और आप अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और इसी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के आप सेक्रेटरी हैं, जो कॉर्पोरेट बड़े बड़े हॉस्पिटल जो रन करते हैं उसके डायरेक्टर्स वगैरह आपके मेंबर हैं और आप उसके सेक्रेटरी हैं। तो ये हॉस्पिटल्स का जो है इस वक्त प्रेजेंटली जो कोरोना वायरस है उसके अंदर क्या रूल है? बदकिस्मती से हिंदुस्तान के जो जितने जनरल हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट और गवर्नमेंट, इनका दखल कम से कम है। क्योंकि देखिए, पहले जो मामला कोरोना वायरस का जो है
पहले हमें इसे एक आम आदमी को समझना चाहिए यह है क्या। आम तौर पे मेडिकल साइंसेस में बीमारियां दो किस्म के होते हैं, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब ये है कि अगर कोई बीमारी मुझे अगर है वो दूसरे तक नहीं जा सकती है, ट्रांसमिट नहीं होती है, ट्रांसफ़र नहीं होती है। मिसाल के तौर पर हार्ट का प्रॉब्लम है, अगर मुझे हार्ट है तो दूसरों तक नहीं जाती है, वो ट्रांसमिट नहीं होती है। और डायबिटीज़ है, किडनीज़ का प्रॉब्लम है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है। उसमें और एक है कम्युनिकेबल डिसीज़, जैसा फ्लू है, मलेरिया है, स्वाइन फ्लू, और ये जो कोरोना वायरस है ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है, एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसफ़र हो सकती है। तो अब सवाल ये है कि क्योंकि ये कोरोना वायरस ये ट्रांसफ़र हो रही बीमारी एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को, और इसमें जनरल पब्लिक के अलावा हॉस्पिटल में जितने लोग काम करेंगे, हॉस्पिटल में जितने पेशेंट्स हैं वो भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। और हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में कई केसेस हैं जहां पर डॉक्टर भी इन्फेक्ट हो चुके हैं और डॉक्टर भी उनके भी डेथ केसेस हैं। तो इसलिए पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान बल्कि हैदराबाद और तेलंगाना में भी कुछ गाइडलाइंस है। अगर आपको डाउट है कोरोना वायरस से, अगर कोई इन्फेक्ट अगर है, तो आप अपने तौर पर इलाज नहीं कर सकते हैं। जो इसके कंसर्न हॉस्पिटल्स है उसको रेफ़र करना चाहिए। जहाँ तक हैदराबाद का ताल्लुक़ है, हैदराबाद में स्टार्ट हुआ था कि जो मेन हॉस्पिटल, जो नोडल हॉस्पिटल कहते हैं, मेन हॉस्पिटल ये बीमारी के लिए, वो गांधी हॉस्पिटल है। उसके बाद चेस्ट हॉस्पिटल, इस तरीक़े से दूसरे और टेम्परवरी हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट ने तैयार किए हैं। तो ये सब में बड़ी बदकिस्मती यही है कि जब दूसरे फ्लू होते हैं, दूसरे इन्फेक्शंस होते हैं, तो हम एक आम हॉस्पिटल में जाके इलाज कर सकते हैं, मगर क्योंकि इसके कुछ गाइडलाइंस हैं, इसकी कुछ कंट्रोल मेकानिज़म है, तो आप हर दवाखाने को, हर हॉस्पिटल के पास, हर डॉक्टर के पास जाके आप इलाज नहीं कर सकते हैं। तो आपको इत्तला देना पड़ेगा। गवर्नमेंट का हेल्पलाइन नंबर भी है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे है। और हैदराबादियों के लिए तो यहाँ पर यहाँ गांधी हॉस्पिटल है और चेस्ट हॉस्पिटल और दूसरे और थोड़े हॉस्पिटल्स को क्या है कायम किए हैं, वहाँ पर हम बताना चाहिए। इसी वजह से थोड़ा पेशेंट्स में पैनिक है, क्योंकि लोगों का सोचना है कि पेशेंट जब बढ़ जाएंगे तो हॉस्पिटल्स कम हैं तो किस तरीक़े से इलाज होगा। मगर फिर भी मैं समझता हूँ कि दुनिया में जितना नुकसान हो रहा है वेस्ट में, उतना हिंदुस्तान में अभी तक तो कम है। मसूद साहब, ये बोलिए कि गवर्नमेंट ने चेस्ट हॉस्पिटल, गांधी हॉस्पिटल के अलावा कई हॉस्पिटल, जैसा मसलन किंगकोटी हॉस्पिटल, चारमीनार हॉस्पिटल के अलावा गच्चीबोली स्टेडियम को इसमें कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन बाज़ हॉस्पिटल हैं जहाँ बेसिकली लेवल 1 हॉस्पिटल जो बनाए गए हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को जो फैसिलिटीज़ होना चाहिए, यानी इन केसेस से निपटने के लिए बेसिक ऐसी कोई सहूलतें उनको फराहम नहीं की गई। तो ऐसे में क्या हुकूमत ऐसे हॉस्पिटल को, ऐसे स्टाफ के साथ इस्तेमाल कर सकती है? नहीं, देखिए, पहला सवाल वो नहीं है। पहला ये है कि क्योंकि मैंने कहा कि एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है, एक से दूसरे को जा सकती है, जिसको 14 मार्च को WHO ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये एपिडेमिक है। एपिडेमिक वबा जो स्प्रेड होती है, जो फैलती है। देखिए, इसमें 2 फेसेस है इसके अंदर। जो भी पेशेंट है कोरोना वायरस का, उसका एक इंक्यूबेशन पीरियड बोलकर है, अंग्रेज़ी वर्ड है इंक्यूबेशन पीरियड। अगर आप मेरे से सवाल पूछेंगे कैसा पता चलेगा कि फ़लाने आदमी को ये कोरोना वायरस है या नहीं, तो आम जवाब क्या होगा, उसके सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स क्या है? खांसी है, सर्दी है, ज़ुकाम है, गले में ख़राश है और नाक का क्या बहना है, और हाजमे का भी, डाइजेशन का भी प्रॉब्लम है। ये सिम्टम्स है। तो मगर एक प्रॉब्लम ये है कि ये सिम्टम्स आने का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। बीमारी इन्फेक्ट हो जाती है मगर पता नहीं चलता है।
पता चलने के वास्ते WHO के गाइडलाइंस है, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, सिम्टम्स बाहर नुमाया जो होते हैं, समझो विजिबल होते हैं, कितने दिन में विजिबल होते हैं, ये गाइडलाइंस WHO से आती है। तो WHO का जो गाइडलाइंस है उसमें ये कहा गया है कि इंक्यूबेशन पीरियड मिनिमम 2 दिन है और मैक्सिमम 14 डेज है। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 दिन में, जब आज इन्फेक्ट हुआ तो 2 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा सिम्टम, नहीं, वो 2 दिन रेयर केस में हो सकता, उसी तरीके से 14 दिन भी हो सकता, 14 दिन के बाद सिम्टम्स आएंगे। मगर मुश्किल ये है कि जब अगर कोई पेशेंट को 14 दिन के बाद सिम्टम अगर आएंगे तो 14 दिन तक वो पेशेंट क्या है, कई सौों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये जो हॉस्पिटल्स की जो बात कर रहे हैं, ये हॉस्पिटल में फिलवक्त जहाँ तक मुझे मालूम है, क्योंकि दुनिया में कोई दवा और वैक्सीन तो तैयार नहीं है फिलवक्त, तो ये जो इलाज का जो तरीक़ा है ना, 90% पेशेंट्स को जिनको इन्फेक्ट हो रहे हैं उनको पहले आइसोलेट कर दे रहे हैं, आइसोलेशन वार्ड में रख रहे हैं और वो इंक्यूबेशन पीरियड के लिए रख रहे हैं। 14 दिन तक वो वहाँ पर आइसोलेटेड रहेंगे। जैसे आपने कहा कि हैदराबाद में कुछ स्टेडियम है, ओपन हॉल्स है, उसको भी क्या है मालूम, ये कोरोना वायरस वार्ड जो बनाए हैं ये आइसोलेशन वार्ड है। वहाँ पर डॉक्टर या नर्स वार्ड बॉय के कम से कम लोगों की तादाद की ज़रूरत पड़ती है और वो कम से कम क्या है मालूम, पेशेंट से एक्सेस होना चाहिए। ये आइसोलेशन वार्ड है। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो बीमारी का जो मामला है, इसमें बीमारी का नुकसान कम है, खौफ वो ज़्यादा है। देखिए, हर एक बीमारी का एक मोर्टालिटी रेट होता है। मोर्टालिटी रेट का मतलब क्या है, मान लीजिए कि 100 लोग इन्फेक्ट हुए हैं तो उसका कुछ होता है ना, तरीक़ा होता है, 100 में से कितने लोग ख़त्म हो सकते हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा, दुनिया में सब में ज़्यादा इन्फेक्टेड लोग जो ख़त्म हुए हैं वो वुहान सिटी जो चाइना है वहाँ पर, वहाँ का रेट है 4.8। इसका मतलब 100 लोग जब इन्फेक्ट हुए हैं, सिर्फ 5 लोग वहाँ पर क्या है मालूम, इंतकाल हुआ है वो सिटी में। बाकी का अगर आप दूसरे यूरोप में अगर आएंगे तो वहाँ का जो रेट है 3.2 और 3.5 है। तो मुझे कहना ये है कि देखिए, 100 लोग जब इन्फेक्ट हो रहे हैं, बड़ी मुश्किल से 5 लोग का उसमें क्या है डेथ रेट है, 95 तो क्यूरेबल है। अगर मैं मिसाल दूंगा, क्योंकि मैं 4 साल एक हॉस्पिटल का डायरेक्टर था, तो मेरे पास पेशेंट्स आते थे स्वाइन फ्लू के, जिसको हम H1N1 कहते हैं। स्वाइन फ्लू का जो गाइडलाइंस है, मोर्टालिटी रेट WHO की जानिब से पता ये चला 10% है। 100 में से 10 लोग ख़त्म हो जा रहे थे। तो वैसी मलेरिया था, डेंगू था, निमोनिया था, जो दूसरे फ्लूज है, मोर्टालिटी रेट इससे ज़्यादा है, कोरोना वायरस से ज़्यादा है। मगर क्या है मालूम, इसमें एक सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि ये जो इस तरीक़े से स्प्रेड हो रहा है, ये स्प्रेड होने की जो स्पीड है ना, वो दूसरे बीमारियों से बड़ी है, उस वजह से हमें परेशान होना पड़ रहा है। नहीं, मसूद साहब ने बताया बिल्कुल सही, लेकिन मैंने चारमा हॉस्पिटल का विज़िट किया है, तो जब लेवल 1 हॉस्पिटल बना, जब इनिशियल स्टेज में आइसोलेशन के लिए वहाँ पे पेशेंट जब आता है, तो वहाँ का जो स्टाफ है उसको तो तमाम फैसिलिटीज़ होना चाहिए। जो उन्हें सपोज़ कोई इसमें जो पॉजिटिव निकलने वाला हो, तो जो वहाँ पर रहेंगे तो इससे इसका स्टाफ मुतासिर हो सकता है, डॉक्टर हो या पैरामेडिकल, तो उसके लिए वो सहूलियतें प्रोवाइड गवर्नमेंट नहीं कर रही है। चूँकि अब और दूसरी बात यह है कि अभी गवर्नमेंट के आर्डर के तहत जो लोकल क्लिनिक्स थे और जो लोकल नर्सिंग में जो तकरीबन हैदराबाद में 80% मुकामी पेशों का इलाज करते हैं, वो पूरे बंद कर दिए गए हैं। तो अब ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? देखिए, पहले मसला, अब जब आप इंटरव्यू के लिए आ रहे थे तो मैं कुछ दोपहर में मैं हर दिन हर घंटों को कि ग्लोबल स्टेटस क्या है कोरोना वायरस के बारे में मैं तैयारी करता हूँ। तो अब आने से पहले मैं देख रहा था, मैं दोपहर में आज की डेट में 10 लाख के ऊपर लोग इन्फेक्टेड है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड, ठीक है। 53,000 से ज़्यादा लोग, 53,000 प्लस लोग के डेथ कैजुअल्टी है, ख़त्म हो चुके हैं, और 10 लाख आउट ऑफ 10 लाख। और इसमें से आज तक पूरी दुनिया में अमेरिका से लेके इंडिया तक ये जो वबा है, जो एपिडेमिक है, इसका 100% सल्यूशन किसी के पास नहीं है, ये मालूम होना चाहिए पहले।
ना अमेरिका के पास है, ना इटाली में है, ना फ्रांस में है, ना जर्मनी में है। दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी हैं और ये तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ हैं, डेवलप कंट्रीज़ है, वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटल्स है, वर्ल्ड का बेस्ट ट्रीटमेंट है। उसके बावजूद भी ये जो कोरोना वायरस है कोविड-19, इसका फुल प्रूफ इलाज दो तरीक़े से होता है। एक कहते हैं वैक्सीनेशन, बीमारी से पहले जो देना है, एहतियात बरतते हैं, वो फ़िलवक़्त दुनिया में नहीं है। और क्यूरेटिव प्रोसेस होता है। क्यूरेटिव प्रोसेस जो ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं उनका इलाज कैसा करना चाहिए, उसका भी किसी के पास फुल प्रूफ तरीक़ेकार नहीं है। अब अमेरिका से लेके, यूरोप से लेके हिंदुस्तान तक जो भी कंट्रीज़ हैं, इंक्लूडिंग इंडिया और तेलंगाना, ये जो है ना, ये सब पूरे प्रिकॉशनरी मेजर्स है और ट्रायल एंड एरर कहते हैं। ट्रायल एंड एरर का मतलब ये होता है कि कोई बीमारी है तो हम उसको एक 3-4 तरीक़े से हम कम करने की कोशिश करेंगे। शायद उसमें से कोई एक तरीक़ा क्या है पॉजिटिव हो जाएगा, तो किसी के पास फुल प्रूफ नहीं है। आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है कि जो हॉस्पिटल्स जो क्रिएट किए जा चुके हैं वो टेम्परवरी है और स्टाफ भी जो है वो स्टाफ गैप अरेंजमेंट है। जैसे आप एग्जाम्पल आपने कहा है कि चार मीनार तिब्बिया हॉस्पिटल, चार मीनार तिब्बिया हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल है यूनानी मेडिसिन का, तो प्रैक्टिस चलती है यूनानी मेडिसिन के हिसाब से। एलोपैथिक का कोई उसमें कोई इलाज नहीं होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो, वहाँ पर जो गाइडलाइन है उसी तरीके से इलाज करते हैं। अब वो जो तिब्बिया हॉस्पिटल चार मीनार है, जो यूनानी हॉस्पिटल और यूनानी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, उसको हम लोग एलोपैथिक सेंटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर मुश्किलात तो आ रहे हैं। देखिए, सवाल ये है कि ये जो चैलेंज है ये हैदराबाद चार मीनार तिब्बिया हॉस्पिटल का नहीं है, ये ग्लोबल चैलेंज है। जो दुनिया के बड़े से बड़े कंट्री जो सुपर पावर्स है, जिनके पास बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है और बेहतरीन डेवलपमेंट है, मगर यहाँ पर अपने आप को बेबस समझ रहे हैं। तो मैंने वो आदादे शुमार की बात करी थी ना, 10 लाख लोग इन्फेक्ट हुए हैं, 53,000 लोग ख़त्म हुए, 2.5 लाख क्यूर हो चुके हैं और 2.5 लाख क्यूर हो चुके हैं, 2.5 लाख क्यूर हो चुके हैं। और क्या है, और इसका जो मोर्टालिटी रेट है लेस देन 5% है। हाँ, और इसके अंदर एक ख़ास बात ये है, ये 53,000 लोग जो ख़त्म हुए ना, इसमें से मेरे जो कैलकुलेशन के हिसाब से 75% लोग की जो उम्र है वो 70 साल के ऊपर है। तो उनकी नेचुरल डेथ का वक्त भी वही, वो नहीं, वो क्या है, वो कहते हैं इम्यून सिस्टम कहते हैं, उसकी वजह से वो लोग ख़त्म हो गए हैं, समझ जाओ। तो ये सब चीज़ें हैं। और अब जो हालात है, देखिए, अब वो अंग्रेज़ी में कहते हैं समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अब ये इतना बड़ा चैलेंज है दुनिया के वास्ते, तो अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट, उनसे जो हो सकता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है और जो कंट्रोल मेकानिज़म है उनके पास, उसके हिसाब से जो कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। और देखिए, ये सवाल सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वगैरह का नहीं है, ये सबकी इज्तिमाई कोशिश होना चाहिए। समझा, ये क्या है मालूम है, कॉमन इफेक्ट होना चाहिए। इसके अंदर गवर्नमेंट है, इसके अंदर NGOs हैं, इनके अंदर कई तंजीमें, सोसाइटी है और इंडिविजुअल्स भी हैं। अगर पूरे इससे लड़ेंगे तो हम बाहर आएंगे। मगर मैं एक बहैसियत क्या है प्रोफेसर हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ये जो चीज़ें हैं, मुझे कॉन्फिडेंट है कि पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में ये कंट्रोल में आएगी। इसको थोड़ा टाइम चाहिए इसको। मसूद साहब, एक बात ये बोलिए, अब जो है 10 लाख इफेक्टेड हुए, 2.5 लाख जो है क्यूर हो गए और 53,000 जो है इससे अमवात वाक़ हुए। इसके अंदर वर्ल्ड वाइड ये आप बताएं तो चाइना इस पर किस तरह काबू पाया और हिंदुस्तान का उसके अंदर जो है कितना मरने वालों में, इफेक्टेड में कितना शेयर इंडिया का है? देखिए, आपको ये मसला क्या है, मीडिया में जो इम्पॉर्टेंट जो रिपोर्ट है, जो इन्फॉर्मेशन आना चाहिए, जो आदादो शुमार, जो डेटाबेस होता है, वो मीडिया में बहुत कम आ रही हैं, अखबार में भी कम आ रही हैं और बहुत से लोग अखबार रिसीव भी नहीं कर रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। तो उसके वजह से क्या, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। मैं एक 2-3 बेसिक चीज़ें मैं आपको बोल दूंगा मैं आपको, और मैं समझता हूँ कि आज के इंटरव्यू के सब में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यही है।
मैं जो बोल रहा हूँ मैं अब आपको, मैंने कहा 10 लाख लोग इन्फेक्ट हुए, ठीक है, और 53,000 लोग ख़त्म हो चुके हैं, 2.5 लाख क्योर हो गए, 2.5 लाख क्योर हो गए। हिंदुस्तान में कितने लोग ख़त्म हुए? मीडिया की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 70-75, 100 के अंदर है ना जो रिपोर्टेड है। देखिए अब इसमें बहस हो सकती है कि बहुत से केसेस रिपोर्ट नहीं हुए, तो वो तो वहाँ भी रिपोर्ट नहीं हुए होंगे, अमेरिका में भी नहीं होंगे, इटाली में भी नहीं होंगे, चाइना भी नहीं होंगे, वो भी है। तो मगर आप देखिए, आप सुनिए, ये जो मामला स्टार्ट हुआ चाइना से, वुहान सिटी से स्टार्ट हुआ। अब जो हम रिसर्च जो पढ़ रहे हैं उसमें पता ये चला कि ये 2019 में आखिरी 3 महीने के अंदर ये चीज़ क्या है, शुरुआत हुई वुहान सिटी से, चाइना से हुई। मगर सोचना ये है साइंटिस्ट का, ये पिछले 1-2 साल पहले कुछ जानवरों से शिफ्ट हुई है, इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। उसके बाद जब वहाँ वुहान सिटी से जब हुई, मैं पहले तो जो हालात वहाँ पर चाइना के वो सिटी के हुए, तो इंसान का दिमाग का काम करना बंद हो गया था, उसका जो फैलाव था, स्प्रेड था। मगर फिर भी मैं पिछले 8 दिन से देख रहा हूँ, दुनिया में अगर कहीं कम इन्फेक्टेड है और कम डेथ रेट है तो वो चाइना में चल रहा है। आप देख सकते हैं, आप मतलब चाइना ने काबू पा लिया। और काबू पाने का बेहतरीन जो निज़ाम था, जो हिंदुस्तान और दुनिया के कई मुल्क क्या है मालूम, वो फॉलो कर रहे हैं, लॉकडाउन है। लॉकडाउन का मतलब ये है कि क्या है मालूम, आदमियों में एक सोशल डिस्टेंस होना चाहिए। जब आदमी मिलेंगे तो ये ट्रांसमिट हो सकती है, क्योंकि सिम्टम का पता चलने 14 दिन लग रहे हैं। 14 दिन तक अगर कोई इन्फेक्ट अगर है तो पूरों से मिल ले रहा है, वो पूरे से मिल रहा है, तो जब तक क्या है मालूम और नुकसान हो सकता है उसका, तो वो है। अब इसके अंदर अब आप एक सवाल मुझे पूछे कि दुनिया में जो हो रहा है और हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, क्या कंपैरिजन है। बात ये है, पूरी दुनिया की जो आबादी है 770 करोड़ है तकरीबन, हिंदुस्तान की आबादी है 135। अभी मैं आज बैठ के मैं कुछ हिसाब कर रहा था, यूरोप में जो कंट्रीज़ है 47 कंट्रीज़ है यूरोप में। अच्छा, 47 कंट्रीज़ है, और 47 कंट्रीज़ की जो टोटल आबादी है वो 77 करोड़ है। दुनिया की 10% आबादी, इंडिया का, हाँ इंडिया का आधा, दुनिया की 10%, हाँ दुनिया की 10% आबादी वो 47 कंट्रीज़ में रहती है। और अमेरिका में जो आबादी है वो दुनिया की क्या कि वो 8% आबादी है। अच्छा, समझ रहे हैं आप, वो 8% और 10% पूरा मिलाकर 18% आबादी होती है। और हिंदुस्तान की जो आबादी है दुनिया की 18% आबादी है। वो दो अमेरिका और यूरोप के 47 कंट्रीज़, हाँ दुनिया के पूरे यूरोप के कंट्रीज़ और अमेरिका को अगर मिला देंगे तो पूरे कंट्रीज़ की जो आबादी है वो हिंदुस्तान की आबादी है। यूरोप और अमेरिका में जो डेथ कैजुअल्टीज़ हुए हैं वो 80% है। अच्छा, टोटल 80% पूरा इन्फेक्शन लीजिए, मैं कुछ हिसाब से मैं रफ तरीक़े से समझा रहा हूँ। मैं 100 में से 80% जो बीमारियाँ, जो इन्फेक्शन का रेट है, डेथ कैजुअल्टी है, वो हो रहे हैं यूरोप में और अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया, यूके तो यूरोप में ही आता है, ठीक है। अब आपको ताज्जुब होगा, पूरी दुनिया की 60% आबादी एशिया में रहती है। दुनिया की 60% आबादी, 100 में से 60 लोग एशिया में रहते हैं, ठीक है। एशिया में चाइना और ईरान को छोड़कर 2 ही जगह हुए ना। समय पहले तो शुरुआत तो ये हुई कि चाइना में हुई। हम ये समझ रहे हैं कि डेथ कैजुअल्टी हाईएस्ट है चाइना में, सिर्फ 8 दिन के अंदर वो यूरोपियन कंट्री बीट कर दी उसको। अच्छा, हाँ यूरोपियन कंट्री बीट कर दिए। उसके बाद ईरान में अभी भी कुछ इफेक्ट है, समझो। अगर आप वो देखिए, एशिया में तकरीबन कितने कंट्रीज़ है, 44 कंट्रीज़ है एशिया में, 44 कंट्रीज़ है और 60% आबादी है। 44 कंट्रीज़ में जो मेजर इफेक्ट हुए हैं वो है ये ईरान और चाइना हुए। और आइए अफ्रीका में 56 कंट्रीज़ है, 54 कंट्रीज़ है अफ्रीका में और 17% आबादी है। अब आप देखेंगे अफ्रीका में नहीं के बराबर है। उसका रीज़न वही मैं समझाना चाह रहा हूँ।
अफ्रीका में नहीं के बराबर है। एशिया में एक 4-5 कंट्रीज़ को छोड़कर बाकी का, मैंने कहा ना कि हिंदुस्तान की जो आबादी है पूरे यूरोप और अमेरिका की है, और यहाँ डेथ कैजुअलिटी लेस देन 100 है। वहाँ तकरीबन 40,000 हो गई वहाँ पर, 53,000 में से 40,000 में, हाँ 40,000 हो गई वहाँ पर। तो ये है। तो मुझे कुछ सवालात चल रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि क्यों होगा, क्योंकि अब हमारा ताल्लुक़ हेल्थ केयर मैनेजमेंट से रहा। तो मैंने भी पिछले 1 महीने से मैं ये कुछ स्टैटिस्टिक्स वगैरह जमा कर रहे थे क्या क्या हो रहा है, तो उसमें पता ये चला कि जो नंबर 1 डैमेज हुआ है वो यूरोप में हुआ है। अच्छा, ठीक है, ओवरऑल। नंबर 2 डैमेज हुआ है वो अमेरिका में हुआ है, और नंबर 3 डैमेज हुआ एशिया में चंद कंट्रीज़ को हुआ, अफ्रीका में कम से कम डैमेज हुआ है। ठीक है, अब ये जो डेटा मिला है इसके हिसाब से मेरा अपना भी सोचना है, और मेरे जो लोग हैं जो ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है वहाँ के सीनियर लोग हैं, कल भी वहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात हो रही थी, मेरे डॉक्टर शक्ति कुमार गुप्ता हैं, उनसे भी इस ताल्लुक़ से बात हो रही है। और जो एसोसिएशन का मैं सेक्रेटरी हूँ, मेरे जो प्रेसिडेंट है वो गांधी हॉस्पिटल के HOD है और प्रोफेसर है, अब वो गांधी हॉस्पिटल में है, तो डॉक्टर KT रेड्डी बोल के, उनसे भी मेरी बात हो रही है, क्योंकि इनसे बात होती रहती है कि हम हमारे तजुर्बा शेयर करते हैं हम लोग। तो मैंने अर्ज़ किया उन लोगों के सामने भी, और दूसरे लोग जो दोस्त अहबाब इंटेलेक्चुअल है जिनका ताल्लुक़ हेल्थ केयर के नहीं है, अगर मुझसे पूछा गया यूरोप में 80% तक वहाँ पर डैमेज हुआ है, अमेरिका में हुआ है, एशिया में चंद कंट्रीज़ को हुआ, अफ्रीका में नहीं हुआ, रीज़न क्या हो सकता है? मेरा जो अपना तजुर्बा है ये जो पढ़ाने का, रिसर्च का वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह में, नंबर 1 फैक्टर क्या है? एजिंग है। अच्छा, एजिंग है। 206 कंट्रीज़ इन्फेक्टेड है। पहले मैंने देखा कि इसमें जो ज़्यादा उम्र रसीदा लोग कहाँ पर होते हैं। ठीक है, इसमें जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 मुझे आए हैं वो है जापान, इटाली, जर्मनी और स्पेन। अच्छा, ये कंट्रीज है जी हाँ। अब देखिए यहाँ एक एक्सेप्शन है, यहाँ जापान में उम्र रसीदा लोग ज़्यादा रहते हैं मगर डैमेज कम हुआ है। कि देखिए यहाँ पर थोड़ी दूरंदेशी भी है। जापान वाहिद मुल्क है जहाँ लॉकडाउन के बाहर है वो। अच्छा, हाँ, जब ये गड़बड़ पूरी दुनिया में चल रही थी उनका अप्रोच बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती, कितने लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं, पहले उनको आइडेंटिफाई किया, आइसोलेट कर दिया लोग पहले। हाँ, क्योंकि देखिए पूरे कंट्री को लॉकडाउन करना है, ये कई साल पीछे जाने के बराबर है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो अमेरिका हो या इंडिया हो या चाइना हो। ये बहुत बड़ा नुकसान है लॉकडाउन का, और वो नुकसान हम यहाँ पर महसूस कर रहे हैं, यहाँ पर हिंदुस्तान में कर रहे हैं, तेलंगाना में कर रहे हैं, पूरी दुनिया में कर रहे हैं। तो पहला जो मसला है वो एजिंग का है, समझ रहे हैं। इटाली में इटाली, स्पेन, जर्मनी वो टॉप 5 में है वो। अच्छा, बुजुर्ग लोगों के हिसाब से इटाली, स्पेन, जर्मनी देख लीजिए, ज़्यादा लोग का इंतकाल वहीं हुआ। उसके बाद जो 53,000 लोग जो ख़त्म हुए हैं, तो मैंने सोचा था कि कैसा हुए, कि क्या हुए, तो सब में ज़्यादा जो मकदार लोगों की ख़त्म होने की वालों की जो एज है ना, मोर देन 70 है, 70+ लोग। तकरीबन 50% लोग जो ख़त्म हुए हैं पूरी दुनिया में, उसका जो परसेंटेज है एज का वो 70% के ऊपर है, 70 ईयर्स के ऊपर है। उसके बाद सेकंड जो है 70 से 60 है, थर्ड जो है 60 से 50 है। अब मैं आपको और एक बात बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया में यंगेस्ट पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की है। अच्छा। यहाँ की 65% आबादी 35 साल के नीचे है, 35 ईयर्स से कम है 65% आबादी, और 50% आबादी 25 साल के नीचे है। तो आपकी जो 65% आबादी है 35 के नीचे है, जो ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स है उसमें तो ये है नहीं, 25 साल 35 साल वाले तो बिल्कुल ही नहीं है, 10% से कम है। तो इसमें आप हट गए। और दूसरा फैक्टर बीमारी फैलने का इम्यून सिस्टम। हाँ, वही है, मैं कह दे रहा हूँ ना। तो पहला एजिंग है, एजिंग में वो लोग ट्रैप हो गए यूरोप और अमेरिका में, और
एशिया और अफ्रीका में ट्रैप नहीं। एशिया में एक जापान है, एजिंग है, मगर वो दूरंदेशी है, एंटिसिपेट कर लिया, कंट्रोल कर लिया, उनका नुकसान कम से कम हुआ है। नुकसान हुआ है मगर कम से कम हुआ है, यूरोप से कम हुआ है। अफ्रीका में जो है वहाँ एजिंग नहीं है, वहाँ एशिया में एजिंग नहीं है, यंग पॉपुलेशन है, नहीं हुआ। दूसरा इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम जब ऑलमाइटी अल्लाह ताला जब आदमी को पैदा करता है तो अंदर एक डिफेंस मैकेनिज़्म तैयार करता है। कोई बीमारी को, तकरीबन जो बीमारियां होते हैं उसको कोई दवा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ब खुद अपना जिस्म ठीक कर देता है, उसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो अब ये रिसर्च में और ये जो एपिडेमिक ये कोरोना वायरस फैल रहा है उसमें पता ये चला कि जो इम्यून सिस्टम का जो मामला है ये जेनेटिकल भी होता है। दादा ठीक थे, वालिद ठीक थे, आप ठीक थे, जेनेटिकल है ये। तो उसके अंदर पता ये चला कि क्या है, अफ्रीका और एशिया का जो इम्यून सिस्टम है आपका, हमारा, ये यूरोपियन लोगों से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत है। हाँ, वही है। वो क्या है मालूम, वहाँ का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या है, स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। और उनका क्या है कि ये इस तरीके के वायरल इन्फेक्शन, फ्लू वगैरह आए तो पहले अटैक होगा, और उनका जो डिफेंस मैकेनिज़्म है जो जिस्म के अंदर होना चाहिए वो क्या है, कमज़ोर है। ये दूसरा है। और मेरा तीसरा एनालिसिस ये, 3 रीज़न, वहाँ क्यों ज़्यादा है, यहाँ क्यों कम है, अफ्रीका में तकरीबन बिल्कुल नहीं है। 3 ही रीज़न है। एजिंग का मैंने कह दिया, वो फैक्टर यूरोप अमेरिका में ज़्यादा है। इम्यून सिस्टम वहाँ का उनका कमज़ोर चल रहा है। इम्यून सिस्टम होता कैसा, आप ये भी सवाल कर सकते, कुछ लोगों ने कहा कैसा इम्यून सिस्टम कम हो सकता है, उनकी इनकम ज़्यादा है, उनका रहन सहन अच्छा है, वो फलाना है। देखिए ये जो इम्यून सिस्टम है ना, ये रहन सहन, इनकम वगैरह से नहीं रहता है। इम्यून सिस्टम होता है आपके फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पे होता है। नंबर 1 फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होता है, आपके इन्वायरमेंट में होता है, आपकी हाइजीन के ऊपर होता है। वो ख़राब होना, अच्छी हाइजीन है तो अच्छा इम्यून सिस्टम होना ज़रूरी नहीं है। कभी आप क्या है मालूम, जो आपके जो सराउंडिंग है वो अच्छी नहीं है, मगर आपके जिस्म पे वो कंडीशनिंग हो चुकी है, वो समझ रहे हैं आप बात को। तो आपका जो मिजाज है ना उतना नाजुक नहीं है, समझ रहे हैं। यहाँ पर बहुत बेहतरीन, अगर आपकी इनकम अच्छी है, आपका रहन सहन अच्छा है, आपका हाइजीन अच्छा है, तो इम्यून सिस्टम अच्छा होना ज़रूरी नहीं है। इम्यून सिस्टम का जो ताल्लुक़ हो पैसे से, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से, आप कितना अच्छा खाते हो उससे लेना देना नहीं है। ये जेनेटिक है। और देखा ये गया कि जो मिडिल इनकम ग्रुप है और लो इनकम ग्रुप है उनका इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है। हाँ, ये है। अब अफ्रीका में गरीबी ज़्यादा है, लो इनकम ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं। दुनिया की 60% पॉपुलेशन एशिया में है। एशिया में पूरे कंट्री अमीर तो नहीं है जैसा यूरोप और अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में है, उस तरीके से तो नहीं है। तो यहाँ का इम्यून सिस्टम ये। और तीसरा मेरा अपना जो एनालिसिस है क्या हो सकता, तो उसमें तीसरा है एयर ट्रैवल है। आप ये जहाज़ का जो सफ़र कर रहे हैं, एरोप्लेन का सफ़र कर रहे हैं, ये भी एक फैक्टर रहा। जैसा मैं कुछ आर्टिकल्स वगैरह पढ़ रहा था, इटाली में क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में स्टार्ट क्यों हुआ, इटाली में क्यों हुआ। इटाली में होने की वजह ये है कि वो जो चाइनीज़ वुहान जो सिटी है, वहाँ के कई हज़ारों लाखों की तादाद में इटाली में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वहाँ के लोग, वो सिटी के लोग वहाँ काम करते हैं। और मैं सुना कि वहाँ से कुछ डायरेक्ट फ़्लाइट है चाइना को। ठीक है, ये क्रिसमस वगैरह के जो हॉलीडेज़ वगैरह थे, ईयर एंड हॉलीडेज़ वगैरह, ये आना जाना वगैरह बहुत ज़्यादा था। और उसके अलावा भी इटाली एक ऐसा कंट्री है, इटाली, फ्रांस वगैरह, ये यूरोप के बेहतरीन सिटीज़ में से हर एक आदमी जाना चाहता है वहाँ पर। तो वो है। तो अब मुझसे अगर पूछे आप, हिंदुस्तान में अगर एयर ट्रैवल का जो मामला है, कितने लोग एयर में सफ़र करते होंगे? लेस देन 10%। समझ रहे, एक अंदाजे के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। तो लेस देन 10% लोग एरोप्लेन में सफ़र करते हैं। अगर मुझसे पूछे, यूरोप में पूछेंगे, वो 90% करते हैं। ये डिफरेंस है। तो मैं समझता हूँ कि जो गरीबी का जो मामला था, अफोर्डेबिलिटी का मामला था, ये जो एपिडेमिक फैल रहा है, इसमें एक एडवांटेज रहा पूर कंट्रीज़ को और पूर कॉन्टिनेंट को, ये है।
तो मैं आखिरी में ये दोहरा रहा हूँ कि एजिंग का उम्र रसीदा लोग थे, वहाँ पर नुकसान ज़्यादा मेन फैक्टर हुआ। और क्या है, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है वहाँ नुकसान ज़्यादा हुआ। और क्या है, जो लोग एक शहर से एक कंट्री से दूसरे कंट्री को सफ़र कर रहे हैं, जो एयर ट्रैवल का जो मामला, कोई ट्रेन और बस से तो उतना सफ़र नहीं कर सकता, कार से उतना सफ़र नहीं कर सकता है, तो एयर ट्रैवल जो है, ये 3 फैक्टर जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर ज़्यादा हुआ। ये 3 फैक्टर जो है ना, ये यूरोप में ज़्यादा है, अमेरिका में ज़्यादा है, चाइना में ज़्यादा थे, वहाँ पर नुकसान हुआ। अफ्रीका ये चीज़ों में ये वहाँ पर क्या है मालूम, मुवाफिक नहीं था बीमारी के हिसाब से, वो उतना पॉजिटिव नहीं थे, तो ये बीमारी उतनी वहाँ नहीं फैली। और एशियन कंट्रीज़ में भी इतनी बीमारी नहीं फैली। मसूद साहब, ये तो कोरोना वायरस के लिए जो उसके रीज़न्स के अंदर है, आपने उसका बताया। अब मैं एक अहम सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि हुकूमत ने इन वायरस से चलते तमाम जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स है वहाँ पर सर्जरीज़ वगैरह हर चीज़ को मौक़ूफ़ कर रोक दी है, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? अब देखिए, कोरोना वायरस के जो 53,000 लोग का डेथ हुआ है, उसमें मैंने कहा कि क्या है 75% के ऊपर जो लोग का डेथ हुआ है और 50% से ऊपर जो डेथ हुआ है उनकी एज थी 70+ थी, ठीक है। उसके बाद 70 और 60 में जो लोग थे वो ख़त्म हो गए, फिर उसके बाद 60-50 में ख़त्म हो गए। ज़्यादा एज के लोग पहले ख़त्म हो गए, फिर कम एज के लोग, फिर कम एज के लोग, वो तकरीबन 50 साल से लेके ऊपर के लोग पूरे ख़त्म हो गए। उसमें और एक चीज़ है, खाली उम्र का नहीं है सवाल यहाँ पर, चंद बीमारियाँ हैं, अगर वो बीमारियाँ अगर वो लोगों को है जो उम्र रसीदा है तो पहले ख़त्म हो गए लोग, उनको बचाया नहीं जा सका। वो कौन है? नंबर 1, आज ही पढ़ रहा था मैं, WHO के जो रिपोर्ट्स वगैरह आ रहे थे, नंबर 1 जो है वो कार्डियक पेशेंट है। जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है तो उनको लंग्स का भी प्रॉब्लम हो जाता है, सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है हार्ट की अगर दौरान सही नहीं। हार्ट के पेशेंट नंबर 1, सेकंड डायबिटिक है, थर्ड अस्थमा के, फोर्थ कैंसर के पेशेंट। तो ये जो बीमारियां हैं ओल्ड एज में ही रहती है, समझ रहे हैं ना, ओल्ड एज में ज़्यादा रहती है। और जिसको जितने ज़्यादा बीमारियां वो पहले ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ें हैं। अब मसला ये है कि आपका जो सवाल है कि ये जो नॉर्मल कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर ये बीमारियों का इलाज जो अदर देन कोरोना है क्यों नहीं कर रहे हैं? 2 है चीज़ें। पहले मैं अभी जिक्र किया, जो कार्डियक है उसको बीमारी पहले आ सकती है, जो डायबिटिक है उसको बीमारी आ सकती है, जो अस्थमा के पेशेंट है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, उसको आ सकते हैं। ये पेशेंटों को अगर नॉर्मल प्रॉब्लम भी अगर है, अगर हम हॉस्पिटल में इलाज अगर कर रहे हैं, ये भी तो हो सकता है इन कोरोना से इफ़ेक्ट हो सकते हैं लोग। पहला पॉइंट ये है, क्योंकि मैं पहले जब स्टार्ट हुई अपनी इंटरव्यू, इंक्यूबेशन पीरियड बोला मैं, 14 दिन तक तो आपको पता ही नहीं चल रहा है, 14 दिन तक आपको पता ही नहीं चल रहा है, समझ जाओ। अगर वही डायबिटिक पेशेंट, कार्डियक पेशेंट वगैरह, अस्थमा के पेशेंट का इलाज चल रहा है 14 दिन के अंदर, 14 दिन के बाद पता चला इनको भी क्या है कोरोना वायरस है, तो फिर हॉस्पिटल के वास्ते नुकसानदाह है। जितने लोग आए पूरे डॉक्टर पूरा स्टाफ इन्वॉल्व हो जाएगा। नंबर 1 ये सब में इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है। सेकंड ये है, ये मान लीजिए ये अफेक्टेड नहीं है, ये मान लीजिए अफेक्टेड नहीं है। अगर अफेक्टेड नहीं है, अगर वो हॉस्पिटल को हम कोरोना वायरस के वास्ते के इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल को, अगर ये पेशेंट अगर कार्डियक डायबिटिक वगैरह के वास्ते आए हैं, अगर वहाँ दूसरा इलाज चल रहा है, अगर ये इन्फेक्ट हो गए तो इसमें भी नुकसान है। किधर से भी जाके गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये है कि एक जो नॉर्मल आदमी है डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो इन्फेक्ट नहीं होना चाहिए। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके वास्ते। और गवर्नमेंट का, पहले तो गवर्नमेंट पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, जैसे मैंने कहा कि सबको ये नहीं दिए कि क्या है मालूम, आप इलाज करो। अब तो हाल ये है कि हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारा हेल्थ सेक्टर से ताल्लुकात है, कई हॉस्पिटल्स वगैरह है, मुझे तकलीफ़ भी हो रही है और अफसोस की भी बात है। क्या समझते हैं कि 100% जिसको खांसी आ रही है, 100% जिसको बुखार आ रहा है, 100% जिसमें से नाक में से पानी जा रहा है, उसको कोरोना वायरस ही है बोलकर? ज़रूरी तो नहीं है।
उसकी मिसाल मैं ये देता हूँ, मान लीजिए 6 महीने पहले किसी को खांसी आ रही थी, 1 साल पहले खांसी आ रही थी, क्या सबको कोरोना वायरस का इलाज चल रहा था? नहीं चल रहा था। अभी भी तो हो सकता है ना। बिल्कुल। अब मैं भी इंटरव्यू देता हूँ, 1 घंटे की इंटरव्यू में 1 मरतबा मैं खांसता हूँ। मैं ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी खांसने वाले को कोरोना वायरस है। इसका मैं समझता हूँ कि ये जो डिस्कशन चल रहा है, इससे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो व्यूअर्स है उनको जाना चाहिए। पहली बात ये है, हर खांसने वाला कोरोना वायरस में नहीं है। हर आदमी को जिसको बुखार आई वो कोरोना वायरस नहीं है। हर आदमी को जिसको गले में दर्द है वो कोरोना वायरस नहीं है। हर आदमी जिसको नाक में से पानी जा रहा है कोरोना वायरस नहीं है। कोरोना वायरस अगर मालूम अगर होना है तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज़ है। 14 डेज़ के बाद पता चलता। तो अब मसला ये है, फिर हम 14 डेज़ तक इंतज़ार करना, जब अगर कोरोना वायरस निकल गया तो कैसा? तो उसका एक गाइडलाइन ये है, आमतौर पे गवर्नमेंट WHO वाले बोल रहे हैं कि मान लीजिए आज आपको सर्दी हुई, आज या खांसी आई, आपको बुखार आया, नॉर्मल जो दवा है पैरासीटामोल वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, आप वो इस्तेमाल कीजिए। आप इस्तेमाल कीजिए, 1 दिन कीजिए, 2 दिन कीजिए, 3 दिन कीजिए। उसका एक पीरियड है, मेडिकल प्रोफेशनल कहते हैं 4 दिन में वो आपको मरज़ कम हो जाना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करो 4 दिन में अगर ये कम नहीं हुआ तो जब आपके डाउट आ सकता है शायद मेरे को ये प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो नॉर्मल फ्लो, नॉर्मल खांसी, नॉर्मल बुखार है, अगर आप 4 दिन दवा अगर लेंगे तो वो हो जाता। अगर कोई वायरल है, हाई लेवल वायरल इंक्लूडिंग कोरोना वायरस अगर है वो, तो 4 दिन के बाद भी कम नहीं होता, तो जब मसला है। मगर ये नॉर्मल चीज़ों को घरों में आप इलाज करा लेने का है, बस ख़त्म। नहीं मतलब मैं ये सवाल कर रहा हूँ आपसे, ठीक है आप जो बोले, तो अब इनिशियल स्टेज पे जो प्राइमरी स्टेज पे सब इलाज का है वो आप लोकल मुकामी डॉक्टर्स के पास गए तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो बंद कर दें, उनको मुकामिल बंद करा दिया गया है। तो ऐसी सूरत में क्या मेडिकल से जाके मैं दवा लूँ और मैं एक दवा बोलूँ, मेडिकल वाला एक दे, मेरे मिजाज से अलग मुताबिकत ना करता हो दवा, तो उससे क्या फ़र्क? मैं मुत्तफ़िक़ हूँ आपसे, मैं मुत्तफ़िक़ हूँ। क्यों बोल दो, अब प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि हमारी एसोसिएशन भी है जो डॉक्टर्स है जो हॉस्पिटल काम कर रहे हैं, हमें पता चल रहा है। और बदकिस्मती की बात है, बैड लक है समझ जाइए, कि जो पेशेंट को टेम्परेचर है, कुछ खांस रहा है, उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अदर देन कोरोना हॉस्पिटल के अंदर आने नहीं दे रहे। उसको रिसेप्शन से या सिक्योरिटी वाले से, सिक्योरिटी वाला ही चेक कर रहा है कि आपको टेम्परेचर कितना है। आपको टेम्परेचर दिखा, आपको खांसी आई, हैदराबाद का सिनारियो कह रहा हूँ मैं, कि हॉस्पिटल और गवर्नमेंट के भी कुछ गाइडलाइंस है इसमें कि आपको ये सब चीज़ों को शुबा है तो आप इलाज नहीं करना चाहिए। जो प्रिस्क्राइब हॉस्पिटल से, गांधी चेस्ट हॉस्पिटल वगैरह दूसरे जो है वहाँ भेजो बोलकर बोल रहे हैं। बदकिस्मती की बात है, अगर नॉर्मल जो प्रॉब्लम आया है उसको भी ये जो नॉर्मल प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी नॉर्मल चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, वो हर नॉर्मल केस को भी वहीं भेज रहे हैं। तो इसमें 2 तरीक़े के परेशानियां हो रहे हैं। एक परेशानी बहैसियत पेशेंट, आप बीमार हैं, आपका इलाज नहीं हो रहा, ठीक है, आप कहीं गए एक हॉस्पिटल को, प्राइवेट हॉस्पिटल को, वो बोल दिया कि नहीं भाई आपको खांसी आ रही है, आपको बुखार आ रहा, आपको डाउट है कि आपको कोरोना का प्रॉब्लम है, तो आप जाइए गांधी हॉस्पिटल को। तो अब मान लीजिए ये जो पेशेंट को रेफ़र कर रहे हैं गांधी हॉस्पिटल, अगर उसको कोरोना वायरस नहीं है तो गैर ज़रूरी क्या है मालूम, एक आदमी का इलाज ख़राब हो जा रहा है वहाँ पर। तो इस तरीके की चीज़ें हो रहे हैं। और ये सवाल हिंदुस्तान, हैदराबाद का नहीं है, पूरी दुनिया में अब ये है प्रॉब्लम है। देखिए सुम में बड़ी ट्रेजेडी क्या है, WHO से लेके यूरोप, अमेरिका से लेके हिंदुस्तान तक ट्रेजेडी क्या है। ट्रेजेडी बिल्कुल सिंपल है, आपके पास वैक्सीनेशन नहीं है, हाँ, और आपके पास कोई क्यूरेटिव मेडिसिन नहीं है। और ये वैक्सीनेशन आना, क्यूरेटिव मेडिसिन आना बोल तो तकरीबन 6 महीने का टाइम है। ये चीज़ें हैं, क्यों, तो उसका एक तरीक़ाकार है, वो क्लिनिकल रिसर्च का एक प्रोसेस रहता है, उसके कई मरहले हैं, उसके बाद कुछ दवा आती है। वो दवा बनाने के लिए क्या है, पहले मर्ज़ को पूरी तरीके से जानना पड़ेगा सर। और वो जो मर्ज़ को जानने का जो प्रोसेस है वो कई कंट्रीज़ में चल रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया और हैदराबाद में भी चल रहा है, ये प्रोसेस चल रहा है, समझ जाओ। अब इसके अंदर क्या है मालूम, अब वो मैंने कहा ना कि अंग्रेज़ी में समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग।
अब कोई बंदा जो है, कोई आदमी अगर क्या है, अगर सफ़र अगर हो रहा है तो अपना जो मेडिकेशन है, अब जैसा मैं हूँ, मेरी जो सेहत है मुझे मालूम होती है, देखिए किस तरीके से मुझे कब बुखार आ सकता है, कैसा हो सकता है, क्या है, और मेरा इलाज के लिए मेरे दवाएं क्या है, तो सेल्फ मेडिकेशन होता है वो है। और एक हिंदुस्तान में एक अच्छा निज़ाम है, एक फैमिली डॉक्टर, जो फैमिली डॉक्टर ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, फैमिली डॉक्टर जो होता है ना, जो फैमिली को देखता है, या तो उसके क्लिनिक पे जाके हम बता सकते हैं, और बहुत से क्लिनिक में वो भी लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो आप कम से कम फ़ोन में क्या है मालूम हम बात कर सकते हैं। तो अब देखिए इसके अंदर तो फुल प्रूफ कोई सलूशन हिंदुस्तान में नहीं है, हैदराबाद में भी नहीं है। और वो हम कहते हैं, अंग्रेज़ी में कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस अवेलेबल, जो वसाइल मौजूद है उसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना है। और मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में वसाइल नहीं है, पूरी दुनिया में इसके वसाइल मौजूद नहीं है, इसके रिसोर्सेस, इसका क्यूरेटिव सिस्टम, इसका वैक्सीनेशन सिस्टम नहीं है। मगर फिर भी हमारे को तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। मगर एक इस डिस्कशन में, एक जो बचपन में स्कूल्स वगैरह में पढ़ाते थे हर हिंदुस्तानी को, हर एक लैंग्वेज में, जैसे उर्दू में कहते हैं तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, हेल्थ इज़ वेल्थ, ये बेसिक चीज़ को याद रखना चाहिए। और एक अंग्रेज़ी में कहावत है कि प्रिवेंट बेटर देन क्योर। ये जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, WHO, पूरे मुल्क जो लगे हुए हैं ना, वो प्रिवेंशन के ताल्लुक़ से, क्योंकि गवर्नमेंट को, हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट को मालूम है कि क्या है मालूम, हमारे पास 100% इलाज नहीं है, 100% इलाज नहीं है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, प्रिवेंशन। एक उर्दू में एक शेर है, उर्दू में मैं मेरे बचपन में सुना था, लकड़ी में दस्ता ना होता तो लकड़ी का, कुराड़ी में दस्ता ना होता, कुराड़ी जो जिससे लकड़ी काटते हैं ना, कुराड़ी में दस्ता ना होता तो लकड़ी काटने का रास्ता ना होता। बोलने का मतलब ये है कि अगर हम प्रिवेंशन अगर फोकस अगर करें, अल्लाह के फजल से बीमारी अगर हमारे पास अगर नहीं है, तो अब वो वैक्सीनेशन क्यूरेटिव में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बदकिस्मती से किसी को अगर है तो भी उसका इलाज नॉर्मल है। देखिए हम मेडिकल साइंसेस में उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहते हैं। स्वाइन फ्लू का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, डेंगू जो है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, फुल प्रूफ ट्रीटमेंट नहीं है। डेंगू रहने दीजिए, स्वाइन फ्लू रहने दीजिए, कोरोना वायरस रहने दीजिए, इसका कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं है। इसको जो ट्रीटमेंट कहते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहते हैं। जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर पे फोकस करो, गले में दर्द है, गले में जो दर्द है वो फोकस करो। 4-5 किस्म के एंटीबायोटिक दवाएं हैं। और थोड़ा कल मैं दिल्ली में ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस वगैरह से बात कर रहा था, जो मेडिसन जो HIV के लिए दे रहे थे, HIV के लिए दे रहे थे, कैंसर वगैरह के लिए दे रहे थे, कुछ एंटीबायोटिक्स है लिमिटेड, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके पॉजिटिव असरात, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो फुल प्रूफ ट्रीटमेंट है। ये एक है। और मैं मेरे जो ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस गांधी हॉस्पिटल वगैरह में जो है लोग डॉक्टरों से पूछ रहा था, अभी फिर भी ट्रीटमेंट चल रहा क्या है, जो इलाज है ना क्या चल रहा है, वो बोले कि देखो 4 या 5 कॉम्बिनेशन की दवाएं हैं, 4 या 5 कॉम्बिनेशन की दवा है। तो ये टेक्निकल क्या है, जेनेरिक दवाएं हैं। तो इसके अंदर क्या है कि ये जो 4-5 किस्म की दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें से कुछ ना कुछ तो क्या है मालूम इफेक्ट करेगा, और उसको कंट्रोल कर रहे हैं। कि मैं बोला ना कि ये तो मोर्टालिटी रेट ही है लेस देन 5%, लेस देन 5% है, 95% आदमी तो ख़त्म नहीं हो रहे। अब करना है सोशल, 2-3 चीज़ें हैं। अब देखिए मैंने कहा कि कम्युनिकेबल डिसीज़, तो कम्युनिकेबल डिसीज़ में कैसा ये ट्रांसमिट हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। एक तो हवा के ज़रिए होते हैं, खाने के ज़रिए होते हैं, पानी के ज़रिए होते हैं। ये कुछ अलग है किस्सा। ये क्या है, ड्रॉपलेट है, ये जो बात कर रहे हैं, और नाक में से जो भी लिक्विड आ रहा है, जो थूक कहते हैं, वो दूसरों के ऊपर जब जा रहा है, समझ जाओ दूसरों की आँखों को, नाक में, मुंह को अगर लग रहा है तो वो इन्फेक्ट होते हैं। ये एक तरीक़ा है। दूसरा तरीक़ा है, ये आदमियों से इन्फेक्ट नहीं हो रहे, इनडायरेक्टली इन्फेक्ट हो रहे। कैसा है कि जैसे कि मैं अखबार ख़रीदा, वो अखबार के ऊपर वो ड्रॉपलेट्स थे, वो जो छींटे थे वो थे, तो मैं अखबार पकड़ा तो मेरे हाथ को आ गए, हाथ को आए, यानी तो कोई मैं ग्रॉसरी ख़रीद के लाया, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर, कोई दवा ख़रीद के लाया, तो उसके अंदर क्या है मालूम, उसके ऊपर वो छींटे थे,
तो उससे हाथ क्या है मालूम कंटामिनेटेड हो गया, हाथ को आ गया। उसके बाद क्या है, हमारे को आमतौर पे नाक को, आँख को, मुंह को हाथ लगाने की आदत रहती, तो इन्फेक्ट हो गया। इन्फेक्शन के दो तरीके हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या हुआ कि हम जब सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, पूरा लॉकआउट में चल रहा, तो आदमियों से जो एक्सेस है 95% ख़त्म हो गया ना। फिर भी हम क्या है, ग्रॉसरी को जा रहे हैं, मैं खुद जा रहा हूँ बैसियत प्रोफेसर, मैं सुबह में डेली मैं अकेला ही जा रहा हूँ घर से, मैं जा रहा हूँ डिपार्टमेंटल स्टोर को, तो वहाँ पर बेहतरीन सिस्टम हर एक जगह। अब थोड़ी जगह वायलेशन हो रहा होगा कि जैसे एक एक मीटर के डिस्टेंस पे क्या है मालूम लोग ठहर रहे हैं। और जैसे कि मैं इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे भी जिक्र कर रहा था कि हमारे में भी कम से कम 1 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए, समझ जाओ। और क्या है मालूम, कभी भी ऐसा बात नहीं करना चाहिए, आमने सामने बात नहीं करना चाहिए। ऐसा अगर मैं ऐसा बैठा हूँ तो मेरे सामने नहीं बैठना चाहिए, अगर क्रॉस बैठे तो उससे क्या है मालूम, आपको इन्फेक्शन का सेफ रहेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि मैं मॉर्निंग जा रहा हूँ, अब पूरे मेरे दोस्त साहिबाब पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स भी है, वो न्यूज़पेपर बंद करा दिए। उनका सोचना है कि न्यूज़पेपर से भी हम क्या इन्फेक्ट हो सकते हैं, करेंसी से भी इन्फेक्ट हो सकते हैं, और ये ग्रॉसरी जो ला रहे हैं उससे भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। उसके भी कुछ गाइडलाइंस हैं मेडिकल साइंसेस में और WHO वगैरह में। गाइडलाइंस ये है कि मेरा अपना एग्जांपल, अब मैं ग्रॉसरी को जा रहा हूँ, सामान ख़रीद रहा हूँ, हॉस्पिटल वो मेडिकल शॉप को जा रहा हूँ, दवा ख़रीद रहा हूँ। उसका एक तरीक़ा ये है कि मैं लाता हूँ, मेरा जो कॉरिडोर है जो ओपन में है, सूरज की ओपन शुआएँ गिरती है उसके ऊपर, समझो, वहाँ ला के रख देता हूँ। अच्छा। इसकी ख़ास बात है, ये जो वायरस है ना, इसकी ज़िंदगी कम तरीन है, 1 घंटे से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहता है। अच्छा, तो आप कितनी देर रख देते हैं ये? मैं 1 घंटा 2 घंटे रख देता हूँ मैं। अच्छा। देखिए 99% इन्फेक्टेड नहीं है वो चीज़ें। प्रिकॉशन में क्या करना है, अब जो अखबार है, अब मेरे जैसा आदमी, अब अखबार पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि मेरे अपने एकेडमिक एक्टिविटीज़ वगैरह है, मैं तो अखबार बंद करके नहीं बैठ सकता हूँ। और अच्छी चीज़ ये है कि वो जो मुझे डालने वाला है वो बेचारा अखबार डेली भी लाना का डाल रहा है वो, तो मैं वो अखबार लेके कॉरिडोर में बैठ के सुबह में आधे घंटे से घंटे तक मैं धूप में बैठ के, मैं ओपन एयर में, पहले से आदत है, ये कोरोना वायरस का नहीं है। सुबह में क्या है, वो सूरज की रोशनी में बैठने से एज ए हेल्थ केयर, कोरोना से कोई ताल्लुक़ नहीं है। विटामिन डी की जो कमी है ना, वो धूप में नहीं बैठने की वजह से है, तो पहले से आदत है। तो मैं भी क्या है, वो अखबार पढ़ता हूँ, 3-4 अखबार पढ़ता हूँ, फिर उसको वहीं कॉरिडोर में रख दिया अखबार, फिर अंदर आया, अपना मुँह हाथ धो लिए, काम अपना करें। अब इसके अंदर देखिए, पहला तो सोशल डिस्टेंस मिनिमम 1 मीटर, ठीक है, एक हो गया। सेकंड ये है कि सोशल डिस्टेंस तो है, मगर जो चीज़ें हैं, जो ग्रॉसरी है, जो अखबार है, जो दवाएं हैं, वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं, तो उसको तो आप पहले बाहर रख दिए, सेकंड प्रिकॉशनरी होगा। थर्ड क्या है, उसको जो भी चीज़ है उसको धो लिया करो, उसके बाद हर घंटे 2 घंटे को अपना हाथ धो लिया करो। तो इसके हिसाब से एक तकरीबन 100% प्रिकॉशन हो गया आपका। तो आम सी चीज़ है ना, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, वो है। और मैं ये जो डिस्कशन का और एक मुद्दा भी ये है कि मैं जिस तरीक़े से समझाया मैं कि सोशल डिस्टेंस है और ये वॉशिंग का जो मामला है, और वॉशिंग में कम से कम 20 सेकंड, और वो जो लिक्विड इस्तेमाल कर रहे हैं, साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ब्रांडेड होना चाहिए। कई अनब्रांडेड चीज़ें हैं, और हाथ धोने का भी तरीक़ा है उसका, यूट्यूब में भी कई चीज़ें हैं धो सकते हैं। हाथ धोने का तरीक़ा ये है, इस तरीक़े से होना चाहिए, और उसके बाद इस तरीक़े से होना चाहिए, फिर इस तरीक़े से होना चाहिए, फिर उसके बाद क्या है, पीछे साफ़ करना चाहिए। तो इसका कुछ तरीक़ा समझ, जो वज़ू करने का तरीक़ा आपका, हाँ जी जी, बस 100% वो उस तरीक़े से क्या है मालूम, साफ़ करना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, और साफ़ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। अगर ये सब करेंगे तो क्या मालूम हो जाएगा। अब आपको सुन के ताज्जुब होगा कि हम प्रोफेसर लोग बात कर रहे थे, तो किसी ने पूछा कि अब कौन सा कंट्री है जहाँ पर हम, कौन सी सिटी है जहाँ पर हम जाने से क्या है मालूम वहाँ पर इन्फेक्टेड ना होंगे, डेथ कैजुअलिटी नहीं हो सकती। कुछ एक बात, एक मिसाल के तौर पर पूछ रहे थे जी। हमारा एक डिस्कशन चल रहा था। कोई एक प्रोफेसर ने मुझसे पूछा कल फ़ोन कर कि प्रोफेसर साहब ये बताइए कि क्या है मालूम, मैं कोरोना वायरस से क्या कि इन्फेक्ट नहीं होना चाह रहा हूँ और कोई डेथ कैजुअलिटी में नहीं जाना चाह रहे, कोई एक कंट्री और कोई एक सिटी का नाम लियो। मैंने कहा कि कंट्री है चाइना और सिटी है वुहान सिटी।
वहाँ पर गए तो कुछ भी नहीं कुछ भी ना। क्योंकि पूरी गाड़ी से प्रिकॉशन वो लोग पूरा ले लेके सेव कर तो दिया। अब मैं इसकी मिसाल ये दूंगा कि आप पिछले 8 दिन से अगर ये पूरे यूरोप और अमेरिका का देखिए आप, इंक्लूडिंग ईरान वगैरह का देखिए आप, इन्फेक्टेड केसेस और नंबर ऑफ डेथ, वो चाइना में नहीं है वहाँ पर, इंक्लूडिंग वहाँ। हाँ, नहीं, वो कर लिए वो लोग, कर लिए। और हिंदुस्तान में एक हमारी खुशकिस्मती ये रही कि जब नुकसान दुनिया के दूसरे हिस्सों में हो चुका था और वो नुकसान से दूर रहने के वास्ते क्या क्या चीज़ें होना चाहिए था जो दूसरे मुल्क कर चुके थे और कामयाब हुए, वो हमारे को यहाँ पर मिले। तो अंग्रेज़ी में कहते हैं ब्रीथिंग टाइम। हमारे को थोड़ा ब्रीथिंग टाइम था, हाँ, एक सांस लेने का टाइम था हमारे को, समझो, ये हमारा खुशकिस्मती है। मगर वरना अगर मैं समझा रहा हूँ ना, मैं आपको पूरे यूरोप और अमेरिका की जो पॉपुलेशन है, 47 कंट्रीज़, और अमेरिका में जो 20-24 स्टेट्स है पूरे, वो भी 24 कंट्रियों के बराबर है अमेरिका, वो भी, तो ये पूरा मिला कर के हिंदुस्तान की आबादी है। खुदा ना खास्ता बैड लक, अगर वो चाइना वुहान सिटी में जो हुआ वो अगर हिंदुस्तान में अगर होता, स्टार्ट होता, तो हालात बहुत बुरे रहते थे। क्यों बोल, तो हम प्रिपेयर नहीं थे, मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, समझो। तो वो कंट्रियों में, डेवलप कंट्रीज़ में हुआ, फिर उसके बाद अंडर डेवलप कंट्रीज़ में आया, डेवलपिंग कंट्रीज़ में आया। तो यहाँ पर हमारे को थोड़ा टाइम था, और वो किस तरीक़े से वो लोग टैकल कर सके वो वगैरह, वो तो एक पता यही चला कि चाइना का एक एग्ज़ाम्पल है, ये लॉकडाउन का जो सिस्टम था ये 100% एक ही तरीक़ा था, क्योंकि क्यूरेटिव कोई दुनिया में कितने हॉस्पिटल नहीं है उतने, और उतने क्या है डॉक्टर्स नहीं है, उतना स्टाफ नहीं है, और वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है, वो सब नहीं है, वो होने वाली चीज़ नहीं है। तो उसके से मैं समझता हूँ कि ये है। और सब में अहम बात आज के टॉक की, ये कोरोना वायरस, ये क्या वबा है, कितना नुकसान हुआ, अखबारों में पढ़ रहे हैं, डिस्कशन हम कर लिए, मगर मेरा अपना तजुर्बा ये है, वायरस का इफ़ेक्ट कम है और वायरस के खौफ का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। और इसके अंदर देखा मैं, डेवलप कंट्रीज़, जो भी डेवलप कंट्रीज़ है, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, ज़्यादा अमीर लोग बहुत ज़्यादा परेशान, लाइव जो गुजारते हैं ज़्यादा। मैं समझता, देखिए, एक हम कुछ प्रोफेसर लोग बात कर रहे थे, कोरोना वायरस एक ऐसी अच्छी चीज़ है, एक सेक्युलर है, इसका मतलब इसको कौन सा मुल्क है और कौन सा आदमी है, कोई रंग भेदभाव, गरीब अमीर, रिलीजन, कास्ट वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। हाँ ठीक है, वो एजिंग का इशू है, एजिंग का एक इशू है, और क्या इम्यून सिस्टम का एक इशू है। अगर वो एजिंग इम्यून सिस्टम, अगर क्या है मालूम, अगर एजिंग कम है, इम्यून सिस्टम साउंड है, अगर अमेरिका में भी है तो आपको नहीं होगा वहाँ पर, तो वो है। बाकी का क्या है मालूम, कि मेरा ये सोचना है कि आम पब्लिक, चाहे हैदराबाद हो, तेलंगाना हो, हिंदुस्तान हो, पूरी दुनिया में, देखिए ये एक बीमारी है, बीमारी क्या है समझना चाहिए। नक्शल में हम बोले कि 100 जने इन्फेक्ट होते, मैक्सिमम जो हुआ 5% नुकसान हुआ, 95% नहीं हुआ। और इसका इलाज है, इलाज है, वही जो मैं बोला ना, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है उसमें है, इलाज है, कोई ऐसा 100% कुछ फ़र्क बढ़ने का नहीं है। तो उसके वास्ते हम हौसला रखना चाहिए, ये प्रिकॉशन ज़रूरी है। ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है जो गवर्नमेंट कर रही है, और ये आप हाथ को वॉश करो, डिस्टेंस मेंटेन करो, साफ़ सफाई करो, ये वगैरह, ये 100% ज़रूरी। उसके बावजूद भी लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, लोग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, फोबिया में रह रहे, लोग पैनिक में रह रहे, खौफ। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में, ख़ासतौर से यूरोप में और अमेरिका में, जो लोग जो 70 साल के ऊपर जो ख़त्म हुए हैं, वो कोरोना वायरस से कम ख़त्म हुए, वो उनके ख़ुद के जो बीमारियां जो ऑलरेडी थे, ऑलरेडी जो बीमारियां थे और खौफ की वजह से ख़त्म हो गए। देखिए, मैंने स्टैटिस्टिक्स में समझाना, सब में ज़्यादा ख़त्म होने वाले हार्ट के पेशेंट थे, हार्ट के पेशेंट, हाँ, हार्ट के पेशेंट थे। जब आदमी को खौफ होगा तो हार्ट अटैक आएगा आपको, तो वो है। तो मुझे ये कहना ये है कि क्या है मालूम, कि देखिए, ये कोई एक आदमी का, एक घर का मसला, एक शहर का मसला नहीं है। 206 कंट्रीज़ इन्वॉल्व है इसके अंदर, 206 कंट्रीज़।
206 कंट्रीज़ में लाखों लोग इन्वॉल्व हैं, पूरे लोग सफ़र हो रहे हैं। वो लोग भी कोशिश जारी रखें कि इससे कैसा दूर रहना, हम भी रहना चाहिए। और सब में इम्पॉर्टेंट पॉइंट, खौफ, डर, वो निकालना, फियर, ये दिमाग से निकालना चाहिए। वरना क्या है, ये कोरोना से बहुत कम लोग ख़त्म होंगे, खौफ से बहुत ज़्यादा ख़त्म लोग होंगे और लोग डिप्रेशन में आए। बहुत से सेलिब्रिटीज़ वगैरह वो ख़ुदकुशी के भी केसेस है उसके अंदर वगैरह। ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ ये एक पॉजिटिव नोट है हमारे लोगों के लिए और दुनिया में जो भी लोग हैं कि क्या है, मतलब खौफ की बात नहीं है। हर दौर में बीमारियां आए, नए बीमारियां, और उसका क्या है, कंट्रोल किया गया, नुकसान हुआ वक्तिया तौर पे, और इसका भी मुझे कॉन्फिडेंस है। अब आपको मैं एक अच्छी चीज़, खुशखबरी दूंगा। मैं आप आने से पहले मैं कुछ चेक कर रहा था कि पिछले 24 घंटे के अंदर पूरी दुनिया में 206 ममालिक है जहाँ 10 लाख लोग इन्फेक्ट हो गए, 53,000 लोग क्या है वहाँ पर क्या है ख़त्म हो गए, 2.5 लाख लोग क्यूर हुए हैं। पिछले 24 घंटे में इन्फेक्शन का डेथ रेट क्या है, मैं कुछ वो हिसाब कर रहा था। मैं जब दोपहर में, आज आफ्टरनून में जब चेक किया था, 11,265 लोग इन्फेक्ट हुए थे पिछले 24 घंटे में। अच्छा। और सिर्फ 70+ लोग ख़त्म हुए। तो वो काउंट में नहीं आएगा फिर 70+। हाँ हाँ जी। तो ये तो 11,000 लोग और 70+ लोग। अब उसके बाद मैंने ये किया और उसके बाद मैं अखबारात चेक किया। जो अखबारात में आता था 500 वहाँ ख़त्म हो गए, 1000 वहाँ ख़त्म हो गए, 900 ख़त्म हो गए, कोई अखबार में कोई फिगर नहीं आया। अच्छा, खुशखबरी की बात है। ये मीडिया का काम है, ये भी चीज़ पहुँचाना चाहिए। तो सिर्फ पिछले 24 घंटे के अंदर 11,265 और 70+, 100 के अंदर ये डेथ कैजुअलिटी है 206 कंट्रीज़ में। मैंने ये किया कि 2 दिन पहले 24 घंटे का हाल क्या था। 2 दिन पहले, कल ने परसों, डे बिफोर यस्टरडे, 79,869, 80,000 लोग, 11,000 लोग किधर और 80,000 लोग किधर, इतना डिफरेंस एक दिन के अंदर। जो 80,000 लोग इन्फेक्ट हुए तो 2 दिन पहले 24 घंटे के अंदर वो 11,000 हो गए। अब उसके बाद क्या है मालूम, डेथ में मैं जैसे कहा कि 70+ है, तो क्या हुआ था 2 दिन पहले 24 घंटे में 5,975 लोग। 80,000 में से 5,900, हाँ 6,000 तक। हाँ 6,000। जहाँ 70 लोग ख़त्म हुए पिछले 24 घंटे में, 6,000 लोग ख़त्म हुए थे। जहाँ क्या 11,000 लोग जो इन्फेक्ट हुए थे, तकरीबन 80,000 हुए 2 दिन पहले। तो ये हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि मैं ये इसलिए लिख के रखा हूँ कि मालूम होना चाहिए कि चीज़ें कंट्रोल में आते हैं, टाइम लगता है, और जो भी काम कर रही है गवर्नमेंट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, NGOs, और मैं समझता हूँ आप मीडिया के लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर मीडिया के लोग, अगर पूरे TV के लोग अगर काम नहीं करते, अगर अखबार के लोग काम नहीं करते, तो फिर इन्फॉर्मेशन भी नहीं जाती थी। आज जो मैं बात कर रहा हूँ, जो पॉजिटिव चीज़ें हम जो बात करें हैं, वो भी क्या है मीडिया तक पहुँचना चाहिए, जनरल आदमी तक पहुँचना चाहिए। तो ये चीज़ें। शुक्रिया मसूद साहब, आप आए से बात करने के लिए। हम बात कर रहे थे प्रोफेसर मुर्शद अहमद साहब से, जो हेल्थ केयर मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं और ऑल इंडिया हॉस्पिटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हॉस्पिटल के जो कौमी सेक्रेटरी हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस अपना दम तोड़ रहा है, क्योंकि 48 घंटे पहले 80,000 केसेस थे, उसमें से 6,000 की तकरीबन अमवात हुई, और गुज़िश्ता 24 घंटे में 11,000 केसेस और अमवात 70 से ज़्यादा 100 के अंदर। तो ये खुशखबरी की बात है। उसमें हमारे को अपना रोल अदा करना चाहिए, वो है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना। तो प्रोफेसर मसूद साहब के मुताबिक इस वक्त कोरोना वायरस अपना दम तोड़ रहा है आलमी सतह पे, ये खुशखबरी है। INN चैनल के लिए मैं हबीब अली अलजिलानी, कैमरामैन अदनान के साथ।